आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें एक प्रस्तावना की अगर बात करें, आपदा चाहे प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित हो, दोनों ही स्थितियों में भयंकर होती है। यह एक बिन बुलाए मेहमान की तरह से है, जो पीड़ितों पर अपने आप आ जाती है और अपना स्थायी प्रभाव छोड़ जाती है। आपदाएं लोगों के जीवन में तबाही की भूमिका निभाती है। ये मानवता और संरचनाओं की अत्यधिक क्षति का कारण बनती है। आपदाओं के कारण लोगों का सामान्य जीवन गतिहीन और नियंत्रण से बाहर हो जाता है तथा मौजूदा नियामक पैटर्न तथा विकास प्रशासन को भारी हानि उठानी पड़ती है। आपदाओं के प्रकोपों आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आयाम को थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे, क्योंकि आपदाओं का मतलब हम मनोवैज्ञानिक से इतर समझते हैं, लेकिन एक ये मानसिक रूप से भी आहत है। मनोवैज्ञानिक आयामों का पर्यावरण पर व्यापक रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत सहित संपूर्ण विश्व में प्राकृतिक आपदाओं के बार बार और तीव्रता से आने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपदाओं का सबसे अधिक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है, जहां पर संवेदनशील लोगों की अधिक स्थित सीमा रेखा पर होती है और उनकी समायोजन क्षमता अपर्याप्त होती है। भारत की स्थिति जलवायु और आंचलिक आकृतिक स्थिति व्यापक रूप से अलग अलग होने के कारण, मतलब आंचलिक आकृतिक स्थिति और जलवायु स्थिति अलग अलग होने के कारण प्राकृतिक आपदाएं विभिन्न प्रकार से आती हैं और इस कारण से इनकी संभावनाएं अधिक बन जाती हैं, जैसे कि विभिन्न स्तरों पर बाढ़, सुनामी, सूखा, भूकंप इत्यादि। हमेशा से ही आपदाएं समुदाय के जीवन पर, राजकोष पर प्रमुख रूप से हानि का कारण बनती हैं। इसके साथ ही केवल चल रहे कार्यों और लोगों के जीवन की गति को भी अवरुद्ध करती है, बल्कि नजदीकी भविष्य में होने वाली विकास कार्य योजनाएं ठप हो जाती है, क्योंकि विकास के लिए निश्चित की गई धनराशि को आपदा राहत कार्यों और अनुक्रिया में खर्च करने के लिए बजट की दिशा व लक्ष्य में परिवर्तित करना पड़ जाता है, जिसे कुछ लोग खतरे या संकट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक आपदा के साथ संकट या जोखिम के तत्व मिले होते हैं। जोखिम संकट, जिसे कुछ लोग खतरे या संकट का नाम से जानते हैं। जोखिम संकट का एकमात्र अंतर्निहित विशिष्ट गुण नहीं होता है। कमजोर संरचनाएं अधिक जोखिम होती हैं। यह सब आपदा के आवेश अथवा उसकी तीव्रता तथा प्रभावित क्षेत्र की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। अतः स्थानीय समुदायों को आपदा के पश्चात होने वाले प्रभावों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है। इस दिशा में पहला कदम संवेदनशीलता का विश्लेषण करने की दिशा में उठाना चाहिए, जिसमें जोखिम के तत्वों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि जनसंख्या, भवनों तथा संरचनाओं की क्षति को कम करने में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक संवेदनशील समुदाय के सदस्यों, जैसे कि गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, अकेले रहने वाली महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, अपंगों, बीमारों। और एक बात यहाँ पे और ध्यान रख सकते हो कि जो महिलाएं हैं यहाँ पे, महिलाओं के एक रूप को, मतलब गर्भवती महिलाएं हो या फिर स्तनपान करने वाली महिलाएं हो या फिर अकेले रहने वाली महिलाएं, उनको एक वर्ग में शामिल किया गया है, ना कि केवल महिलाओं को। मतलब एक वैसे विवादास्पद नहीं कि महिलाओं को कमजोर माना गया या फिर जो भी कुछ है। तो बीमारों और इसी प्रकार के संवेदनशील स्थिति के लोगों और विशेष संरक्षण या बचाव के कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। जोखिमों का विश्लेषण करते समय उन लोगों की मुख्य आवश्यकताओं का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से शारीरिक रूप से संवेदनशील तत्वों की समुदाय के द्वारा पहचान की जानी चाहिए, ताकि उनके क्षेत्र में हानि और क्षति होने की स्थिति में उनको कम करने का मतलब यूपीएससी न्यूनीकरण बोलता है, अगर आप अक्सर देखो, कम करने के लिए विशेष उपायों का आरंभ किया जा सके। भविष्य में होने वाली आपदाओं की तीव्रता के साथ निपटने की दिशा में संभावित चुनौतियों की पहचान जानकारी समुदाय को होनी चाहिए। आपदा के प्रति मानव संवेदनशीलता युगों पुरानी परिघटना है, मतलब आज की नहीं। हाल के वर्षों में प्रकृति के प्रकोप के अतिरिक्त मानव भी अनेक संकट उत्पन्न करने का कारक रहा है। आपदा के कारण लोगों को बहुत सारी दुर्बलताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें आर्थिक और सामाजिक अवरोध प्रमुख होते हैं, जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है। आपदा की घटना घटने के बाद मृत्यु, विनाश और पीड़ाओं का एक भयानक काल वाला चित्र बनकर हमारे सामने आता है। आपदाओं का एक लंबा इतिहास रहा, इसके विनाश होने वाली पीड़ाओं के कारण दृष्टि डालते हैं। तो इन घटनाओं पर किए जाने वाले प्रबंधन के बारे में
उठने वाले प्रश्नों पर मनन व चिंतन करने की अत्यंत आवश्यकता होती है। मतलब एक प्रकार से जब इसका इतिहास लंबा रहा है, तो भी प्रबंधन के तरीके पर हम अभी भी मनन व चिंतन नहीं कर रहे हैं, तो इस पे अत्यंत आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसको 2 विभागों या फिर विभाजनों के माध्यम से समझें। जैसे सैद्धांतिक स्थापनाएँ और व्यावहारिक या अभ्यासगत पक्ष। सैद्धांतिक स्थापनाओं में कुछ तत्व तथा पक्ष सम्मिलित होते हैं, जैसे कि योजना बनाना, संगठन निर्माण, कार्यकर्ताओं का समूह, निर्देशन, संयोजन, रिपोर्टिंग, बजट बनाना आदि। तो महत्वपूर्ण विषयों के सहयोग से आपदा प्रबंधन के कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के कार्यक्षेत्र में व्यवहारिक संबंध या फिर कहें अभ्यासगत पक्ष की बात की जाए, तो विषय वस्तु अथवा विशिष्ट मुद्दे जिनके नाम प्रशासन, कृषि, शिक्षा, खाद्य व भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका, पशुपालन, पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, पुनर्वास, राहत, बचाव कार्य, आश्रम निर्माण आदि होते हैं। एक बार फिर से पढ़ूँ तो अ, प्रशासन, कृषि, शिक्षा, खाद्य, भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका, पशुपालन, पुनर्निर्माण, पुनरुत्थान, पुनर्वास, राहत, बचाव कार्य, आश्रम निर्माण इत्यादि होते हैं। इसमें मानवीय तत्वों को भी जोड़ा जा सकता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक, ये आप अगर पॉइंटर लिखो तो मनोवैज्ञानिक कारण ज़रूर लिखो। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक आयामों को भी सम्मिलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें 2 तरीकों के संबंधों को भी संबद्ध किया जा सकता है। आपदा और विकास, जो आपदाओं के उन्मुखीकरण को प्रकट करते हैं। व्यवहार में आपदा प्रबंधन का विषय क्षेत्र बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, तथा आपदा के साथ समुचित रूप से निपटने के लिए हमें आपदाओं की ओर विधिपूर्ण दृष्टिकोणों के समूहों का प्रयोग करना होगा। आपदा प्रबंधन केवल आपदा के लिए जाने वाले प्रबंधों की गतिविधियों से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह अग्रिम सक्रिय दृष्टिकोण है। अग्रिम सक्रिय दृष्टिकोण एक तरह से मतलब कि इससे हम उबर पाते हैं, क्योंकि अक्सर आपदाएँ प्राकृतिक होती, और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमें अग्रिम सक्रिय दृष्टिकोण या फिर एक सामान्य सी समझ लेके चलना होगा। तथा विभिन्न स्तरों पर निश्चित स्थान पर सभी संबंधित साझेदारों के सहयोग से इसका कार्य निष्पादन किया जाता है। अब वे दिन नहीं रहे कि आपदा होने के पश्चात के दृश्यों में राहत कार्यों या वस्तुओं का वितरण किया जाता था। उस समय में आपदा प्रबंधन के कार्य का एक ही पक्ष होता था, जब वे उसमें गंभीरता पर ध्यान देते हुए प्रबंधन का कार्य निष्पादित करते थे। आपदा प्रबंधन को प्रभावी और सक्षम बनाना केवल सरकार का कार्य नहीं है, इसमें जनता को भी एक तरह से कह सकते हैं भागीदारी निभाना चाहिए। अ, आगे अगर पढ़ें तो लिखा है अ, सभी संबंधित हितधारियों, जैसे ऐसे एथिक्स 4 में भी होता है, जीएस 4 में भी हितधारक, तो सभी संबंधित हितधारियों को एक साथ मिलकर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए काम करने की आवश्यकता है। इसके पश्चात प्रथम प्रत्यर्थी के रूप में समुदाय को अनुगामी और उसकी क्षमता की वृद्धि करने पर बल दिया जाता है। आपदा प्रबंधन को विधिपूर्ण दृष्टिकोण के अनुसार विकसित किया गया है, जो कि विधिपूर्ण आकलनों, उनके विश्लेषण तथा समय पर होने वाली घटनाओं को संरचनात्मक सूचित करने, उनको प्रसारित करने के लिए संसाधनों का समुचित रूप से अनुप्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य लोगों के जीवन और संपत्ति को बचाना है, मानवीय पीड़ाओं को कम करना है। आपदा प्रबंधन कार्यक्रमों को सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आज के समय में यही है कि जितना संभव हो सके आपदा की रोकथाम और बचाव की तैयारी की जाए, तथा उसका विकास और विस्तार किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रभावी आपदा अनुक्रिया, पुनर्वास और पुनरुत्थान की दिशा में उपायों का प्रयोग किया जाए। आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है, तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है यदि अनुसंधान, दस्तावेज, ज्ञान और जानकारी का परस्पर आदान प्रदान, उसके नेटवर्क इत्यादि के माध्यम से गंभीरता से प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में स्थापित संरचनाओं के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाए, और इसी तरह से अनुपूरक रूप से भी प्रोत्साहन के कार्यों को अपने हाथों में लेने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन शिक्षा के संकटों, आपदा प्रबंधन की तकनीक तथा आपदा की शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रकारों की जानकारी उपलब्ध कराना। इसके साथ ही उसका न्यूनीकरण करना भी, न्यूनीकरण वर्ड फिर से ध्यान में रख सकते हो। यह आपदा प्रबंधन आकस्मिकता के समय की योजना बनाना, चेतावनी व्यवस्था को व्यवस्थित करना, आपदा क्षेत्रों का मानचित्रण करना, एक तरह से यूपीएससी
सुभेदीकरण वर्ड यूज़ करता है, आधारित आकड़नों आंकड़ों को विकसित करना, आपातकालीन अनुक्रिया योजनाओं को तैयार करना, संकटों और संवेदनशील स्थिति को कम करना, आपदा की प्रतियों की कार्यनीतियों को समझना। आपदा की प्रतियों की कार्यनीतियों को समझना तथा इसमें होने वाले जोखिमों के विश्लेषण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकेगी। अब लास्ट है प्रस्तावना का लास्ट भाग। आपदा प्रबंधन के इस पूर्व स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को आपदाओं के नकारात्मक पक्षों के संबंध में जानकारी देना है और इन्हें आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों और तकनीकों के सहित व्यापक छानबीन के ज्ञान से भी परिचित कराना है, ताकि आपदाओं से होने वाली हानियों से पूरी तरह से बचा जा सके तथा उसके वास्तविक विस्तार को, मतलब एक तरह से वास्तविक विस्तार मतलब हर वर्ग, मानसिक हो जाए, मनोवैज्ञानिक हो जाए, सामाजिक, आर्थिक, उसके वास्तविक विस्तार को कम करते हुए बचा जा सके। इसके अतिरिक्त यह समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से विशिष्ट और महत्वपूर्ण विषय सिद्ध होता है। यह ध्यान में रखना चाहिए, आपदा का अपार विस्तार और इसका अत्यंत भारी प्रभाव पड़ता है, इसलिए उपयुक्त उल्लेखित आपदा प्रबंधन का पाठ्यक्रम लगभग सभी अध्ययन के विषयों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विषयों में जैसे कि समाज विज्ञान, विज्ञान के विषय, इंजीनियरिंग, वास्तुकारिता के विषय, वाणिज्य के विषय, प्रबंधन के विषय, स्वास्थ्य विज्ञान के विषय आदि विषय शामिल है। इस पाठ्यक्रम में हम 4 भागों की बातें करेंगे। अब इसमें आप समझो, प्रस्तावना में 4 भाग, इकाई 1 में होने वाला है आपदा का अर्थ और वर्गीकरण। जैसे समझ सकते हो, आपदा 2 अक्षरों मतलब एक तरह से डिजास्टर यानी डिस का मतलब है बुरा और स्टर का मतलब है स्टार। स्टार एक तरह से कहा जा सकता है जो मतलब हमारे परे है, ज्ञान से परे उसकी बातें। और इसमें क्या-क्या बातें करनी है कि जटिल आपदा काल, आपातकाल क्या होता है, संघर्ष क्या हो गया, अकाल क्या हो गया, विस्थापित जनसंख्या से क्या मतलब एक आशय है, परिवहन दुर्घटनाएँ, औद्योगिक दुर्घटनाओं को इस इकाई में, पहली इकाई में बात करेंगे। दूसरी इकाई जो मतलब एक ना सिर्फ़ जियोग्राफ़ी का मैटर है, बल्कि हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट जीएस 3 का भी है, जिसमें विपदा, जोखिम और संवेदनशीलता। एक तरह से सुभेदता वर्ग या फिर जाँच करना कि वो आपदाएँ किस तरह से कार्यनीति में अधिक है या नहीं, बल्कि यह एकीकृत प्रक्रिया है। आपदा प्रबंधन के विस्तार को समझने के लिए विपदा को हमें समझना होगा, विपदा शब्द को हमें समझना होगा और मानव निर्मित आपदाएँ, प्राकृतिक आपदाओं की बातें करनी होगी। इकाई 3 में अगर हम देखें तो इकाई 3 में प्राकृत और मानव निर्मित आपदाओं को हम थोड़ा एक कह सकते हैं गहराई से देखेंगे, जिसमें भूभौतिकी हो गया, जल विज्ञान हो गया, जलवायु विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया। इसके संदर्भ में हम थोड़ी बातें करेंगे और जटिल आपातकाल और संघर्ष, अकाल, जनसंख्या का आप्रोजन, वहन और औद्योगिक दुर्घटनाओं या फिर आपदा के कितने तरह से आ सकते हैं उनकी बातें। और चौथा पॉइंट जो होता है अक्सर, मतलब एनडीएमए भी कोशिश करता है कि इन्हीं आधारों पर एक देखा जाए आपदा रेखा चित्र, मतलब भारत में आपदा रेखा चित्र की कौन सी आपदा किस क्षेत्र में अधिक आ रही है, चाहे वो भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, बाढ़, चक्रवात, सूखा, उष्ण लहरें, शीत लहरें, जो भी हो एक व्यापकता से इसको हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक हम देखेंगे कैसी कैसी आपदाएं होती हैं। और खंड 2 में अगर बात की है, खंड 2 मतलब एक तरह से दूसरा पीडीएफ है, आपदा प्रबंधन अवधारणा और संस्थागत ढांचा। एक तरह से आप समझो कि जो हमारा एनडीएमए है, एनडीएमए में समझ सकते हो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और एसडीएमए हो गया एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके अलावा भी सिविल डिफेंस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो गया, या फिर एनपी डीएम हो गया, मतलब नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति। और एक हो गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है, मतलब एक तरह से जितनी भी सारी चीजें आप अगर आपको ध्यान होगा तो एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि 2010 में एनडीएमए ने किस तरह से एक दिशा निर्देश दिया चक्रवातों से बचने के लिए, जो एक तरह से वो बड़ा चक्रवात आया था। तो ऐसे ही आप सोच सकते हो थोड़ी बातें। और जो मेन हमारा अगला इकाई होने वाला है, तैयारी, रोकथाम, न्यूनीकरण के केंद्र वाला आपदा प्रबंधन चक्र।
जिसमें हम लोग बातें करेंगे कैसे इसको न्यूनीकरण किया जाए, कैसे मानवता की हानि या फिर आपदा की रोकथाम किया जाए। एक दूरगामी दृष्टिकोण या फिर पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान की चर्चा, एक जो आपदा चक्र होता है। और 7वीं इकाई में हम लोग बात करेंगे आपदा राहत एवं अनुक्रिया की। आपदा तो हो ही गई, इसको न्यूनीकरण कर लिया गया, लेकिन फिर भी अगर जो चीज़ें हैं जैसे निकासी हो गया या फिर खोज बचाव सेंटर हो गया या फिर जैसे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी ईओसी पर केंद्रित करते हुए अनुक्रिया ढांचे पर प्रकाश डाला जाएगा। क्षति आकलन की जैसे अक्सर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि अ, इस क्षेत्र में ये आपदा आई थी, जैसे भुज भूकंप ले लो, तो इस क्षेत्र में ये आपदा आई थी, तो इस आपदा का कितना प्रभाव पड़ा और इससे हम क्या सीख ले सकते हैं। और इकाई 9 में हमारा है पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान। एक तरह से आपदा तो चली गई, पर जो एक नुकसान हुआ उसको कैसे पुनर्निर्माण किया जाए, सरकार को भी अधिक कोष या फिर राज्य आपदा अनुक्रिया कोष या फिर राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष या फिर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें, जिला स्तर के कोष, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और अन्य बीमा योजना की बातें, मतलब एक तरह से पुनः से बसने की बातें की जाएंगी। और खंड 3 में हम बातें करेंगे आपदाओं और विकास के बीच अंतर संबंध, जिसमें जलवायु परिवर्तन, आपदाएं और विकास एक तरह से बातें की जाएँगी। और चौथा जो होगा हमारा एक तुलनात्मक रूप से। पहला तो ये सबसे ज़रूरी कि पारंपरिक मूल ज्ञान की प्रासंगिकता क्या है आपदा से बचने के लिए। जैसे आप लोग देखते भी होंगे कि अगर एक लोकोक्ति प्रचलित है, तूफ़ान से पहले का सन्नाटा, वही चीज़ है कि पारंपरिक मूल्य ज्ञान कैसे समझा देता है। जैसे कुत्तों का भौंकना हो गया या फिर चिड़ियों का शांत हो जाना हो गया, प्रकृति का शांत हो जाना हो गया, या फिर जिस तरह के एक मूल ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि आपदा आने वाली है, अब इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। और इसकी अगली इकाई में हम बातें करेंगे समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन, यानी कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको सीबीडीएम बोला जाता है, जिसमें मतलब एक सहयोग वाला भाव कि सब अगर साथ रहकर विपदा संवेदनशीलता जोखिम क्षमता आकलन को विस्तार से समझेंगे तो इससे विस्तार से बचा भी जा सकता है। और 14वें टॉपिक पे बातें करेंगे आपदा प्रबंधन कार्य नीतियाँ, जिसमें वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मौसम की स्थितियाँ, जनसंख्या में वृद्धि, बिना योजना के शहरीकरण का निर्माण, 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक, या फिर लास्ट जो हमारा इकाई होगा एक केस स्टडी से संबंधित होगा, जो आपदा प्रबंधन केस अध्ययन, जैसे उड़ीसा महाचक्रवात हो जा 1999 का, गुजरात का भुज भूकंप हो गया 2001 का, 2005 का हो गया सुनामी तमिलनाडु, या फिर 2013 का फैलिन चक्रवात हो गया। तो ऐसी बातें हम केस स्टडी के आधार पर भी करेंगे, जो हमारे ना सिर्फ पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है, बल्कि हम जब जिला संचालित करेंगे तो उसके लिए भी थोड़ी वो एक दिशा निर्देश की बातें और उसका अगला क्रम क्या होना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। तो आज इकाई 1 शुरू करते हैं। इकाई 1 में आप अगर समझोगे तो कई बातें की जा सकती हैं, एक तरह से आपदा का अर्थ और वर्गीकरण की बातें। तो सबसे पहले उद्देश्य को हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न को समझ सकेंगे। क्या-क्या? आपदा से संबंधित प्रासंगिक संदर्भों की अवधारणा, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बीच अंतर और आपदाओं के वर्गीकरण का सामान्य अवलोकन। प्रस्तावना: आपदाएं हमारे साथ प्रलेखित इतिहास से जुड़ी रह चुकी हैं और संभवतः लंबे समय से हमारे पूर्वजों ने आपदाओं का सामना किया। वे इन आपदाओं से ग्रसित हुए हैं, सामना किया है और इनसे बाहर उभरे हैं। किंतु जीवन चलता ही रहा। बहुत सारी प्राचीन समस्याएं हमेशा से भयावह रही। प्राकृतिक घटनाएं जैसे क्या-क्या? जरा सोचना आप, इसके अलावा भी क्या-क्या हो सकता है? जैसे भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, दावानल बाढ़ हो गया, भूस्खलन हो गया, सूखा हो गया। अब जितने भी पॉइंट बोले सबके आप उदाहरण याद करने की कोशिश करो। वैसे ही मानव जनित आपदाएं जैसे मुख्य दुर्घटनाएं भी बनी हुई हैं। ये आपदाएं मानव हताहत, आर्थिक और सामाजिक हानि तथा पर्यावरण की क्षति का कारण बनी हुई है। ये भी एक निश्चित सत्य है कि हमने इन समस्याओं से कुछ हद तक निपटना सीख लिया है, यद्यपि हमने इन्हें ना तो समाप्त किया है, ना ही निहित रखा है। और ये जो रेफरेंस लिया गया है ये डॉक्टर पूनम रतौला की किताब से है। और ये मतलब आप चाहो तो इसको और डीप में पढ़ना चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो।
अब आपदा का अर्थ है, जो पूछ भी सकता है कि आपदा से आप क्या समझते हो? तो आपदा शब्द का मूल शब्द फ्रेंच शब्द डिजास्टर से संबंधित है। ये फ्रेंच शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना। डिस यानी बुरा, अस्टर यानी स्टार। प्राचीन समय में आपदाओं के कारण प्रतिकूल ग्रहों को माना जाता, मतलब आपदाओं का कारण ग्रहों को माना जाता था। आज के समय में आपदा सामान्य प्रयोग प्राकृतिक और मानव निर्मित उन विषम घटनाओं के संबंध में किया जाता है जो किसी क्षेत्र में अत्यधिक कष्ट पैदा करती है तथा जिनका क्षेत्रीय संसाधनों के द्वारा निस्तारण करना कठिन हो जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, मतलब एक तरह से आप रेफरेंस भी दे सकते हो कि उसकी परिभाषा कहाँ से। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारण से उत्पन्न हुई तबाही, दुर्घटना या लापरवाही से है। ये कारण मानव जीवन की हानि से संबंधित नुकसान, पर्यावरण और प्राकृतिक नुकसान को जन्म देते हैं। जिन क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाएं, दुर्घटनाएं ऐसी प्रवृत्ति की या विशाल होती है, वहां के संसाधनों द्वारा उन्हें रोकने की क्षमता सीमित होती है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज तथा रेड क्रिसेंट आपदा की बृहत, मतलब एक रेफरेंस, और एक रेफरेंस तो हो गया 2005 की आपदा का, एक रेफरेंस आप समझो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज तथा रेड क्रिसेंट में आपदा की और बृहद परिभाषा दी है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समाज के अनुसार आपदा अचानक घटित हुई एक ऐसी घटना है जो गंभीर तौर पर समाज और समुदाय की कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाती है और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है। ये घटनाएं सामाजिक और समुदाय की संसाधनों का प्रयोग करने की क्षमता के परे होते हैं। आपदा तब घटित होती है जब विपदा संवेदनशील लोगों को प्रभावित करती है। ये किसने कहा, मतलब यूएनआईएसडीआर, मतलब 3 रेफरेंस आप ले सकते हो। एक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का, उसने क्या कहा? एक रेड क्रिसेंट आपदा या फिर रेड क्रॉस समाज ने आपदा को मतलब किस तरह से एक बृहद परिभाषा दी। आपदा अचानक घटित हुई एक ऐसी घटना है जो गंभीर तौर पर समाज और समुदाय की कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाती है और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय क्षति को बनाती है। ये घटनाएँ सामाजिक और समुदाय के संसाधनों को प्रयोग करने की क्षमता से परे है। अब देखते हैं, आपदाएँ सामाजिक कार्यप्रणाली पर एक गंभीर अवरोध है, जिससे मानवीय, जैविक, पर्यावरणीय क्षति होती है, जो आगे चलकर लोगों की संसाधनों की योग्यता को भी प्रभावित करती है। नीचे दिए गए कुछ प्रभावों आपदाओं से संबंधित हैं। जीवन के समान चक्र में गिरावट, जान एवं माल की क्षति, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना पर प्रतिगामी प्रभाव, सामाजिक आवश्यकताओं, आवास हो गया, भोजन हो गया, चिकित्सा हो गया, सहायता में विघटन, मनोवैज्ञानिक आघात का प्रारंभ, मतलब एक तरह से आपदा अगर आई तो मानसिक रूप से इंसान कमजोर हो जाता है। आजीविका की हानि, संचार, यातायात, आधारभूत संरचना में विघटन, कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, महामारी का भय, प्रवचन। अपितु उपरोक्त वर्णित प्रभाव सदैव नकारात्मक नहीं होते, क्योंकि नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभावों के विकास में और वृद्धि के लिए रास्ता खोलते हैं। एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक अगर गेट बंद हुआ तो दूसरा कई गेट खुल जाते हैं। तो इसको नकारात्मक से सकारात्मक प्रभाव आप कैसे देख सकते हो? तो डैमेज, डैमेज से हो गया डेवलपमेंट, मतलब डी से ही है। एक पहलू आप डिजास्टर का पूरा समझो। डी से हो गया डैमेज अगर है, तो डी से सकारात्मक प्रभाव डेवलपमेंट भी है। इसको आप लिख भी सकते हो। आई से हो गया इंटरप्शन यानी व्यवधान, तो आई से इनोवेशन भी होता है या फिर नवोन्मेष। एस से हो गया सर्व यानी तीव्रता उसकी, तो शेयरिंग भी है एस से, जिसका मतलब सहभाजन, साथ में मिलके काम कर सकते हो। ए से हो गया एंटागोनिस्टिक यानी प्रतिरोधी, तो ए से अवेयरनेस भी होता है, जागरूकता। एस से हो गया एक सोर्स, तो विपत, यानी एस से सेल्फ सुफिशिएंसी यानी आत्मनिर्भरता, कि आपदा आई तो हम खुद से भी निपट सकते हैं। टी से हो गया अगर ट्रॉमा यानी आघात, तो टी से ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण भी हो सकता है। ई से अगर इमरजेंसी होता है, तो ई से एजुकेशन, और आर से रिस्क अगर है तो आर से रिजिलेंस भी हो सकता है, स्थिति स्थापक। तो अब आपदाओं के प्रकारों की बात करते हैं। आपदाओं का वर्गीकरण अल्पकालीन या फिर निम्नलिखित है। एक अगर रेफरेंस अगर देना चाहोगे, अगर पूछता है आपदाओं के प्रकारों की बातें कीजिए, तो आप रेफरेंस दे सकते हो। उच्च स्तरीय कमेटी रिपोर्ट 2001 के अनुसार आपदाओं को 2 मुख्य वर्गों में और उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो 2 उपमुख्य वर्गों, उसके अलावा भी आप समझ सकते हो इसके और भी वर्ग माने जा सकते हैं। जैसे एक आपदा होती है जल और जलवायु संबंधित आपदाएं।
तो जल से इसमें क्या-क्या आप ज़रा मतलब एक उदाहरण ध्यान में रखते चलना। बाढ़, तो मतलब आपके दिमाग में आना भी चाहिए कहाँ की बाढ़ की बातें हो रही हैं। बाढ़ शायद नेटवर्क चला गया था, फिर से बातें करते हैं। तो उच्च स्तरीय कमेटी रिपोर्ट 2001 के अनुसार आपदाओं को दो मुख्य वर्गों और उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। आपदाओं के वर्गीकरण का अल्पकालीन निम्नलिखित है। तो पहला, जल और जलवायु संबंधित आपदाएं। इसमें बाढ़, चक्रवात, बवंडर, तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना इस बार 2024 में आया भी था। उष्म लहर एवं शीतलहर, सूखा, हिमस्खलन, समुद्री कटाव, गर्जन, आकाशीय बिजली, सुनामी। आप देख सकते हो GS1 का टॉपिक मतलब एक तरह से क्लियर नहीं है, फिर भी चक्रवात आप याद करो, आया था ट्विस्टर, और बादल फटना क्लियर क्लियर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर शायद 9 है। तो देख सकते हो। अब भौगोलिक संबंधी आपदाएं, भूस्खलन एवं कीचड़ धंसना, भूकंप, बांध फटना या टूटना, रासायनिक, औद्योगिक एवं परमाणुक आपदाएं। तो इसमें आप रासायनिक और औद्योगिक आपदाओं में एक भोपाल गैस त्रासदी आप याद कर सकते हो। परमाणविक आपदाओं में आप नागासाकी की घटना याद कर सकते हो। चौथा अगर देखो तो दुर्घटना संबंधित आपदाएं, दावानल हो गया, शहरी आग हो गया, खदान में आग हो गया, तेल रिसाव हो गया, बड़ी इमारतों का ढहना हो गया, क्रमवार बम विस्फोट हो गया, पर्व संबंधित आपदाएं हो गया, विद्युत संबंधी आपदाएं एवं आग हो गया, नाव पलटना या नौका डूबना हो गया, ग्रामीण क्षेत्रों में आग हो गया। जैविक आपदाओं में अगर देखोगे तो जैविक खतरे एक तरह से बायोलॉजिकल हैजार्ड हो गया, महामारी हो गया, एपिडेमिक। और अक्सर मतलब इंग्लिश में भी थोड़ी बातें कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जैसे ट्विस्टर देखो, ट्विस्टर का हिंदी रूपांतरण नहीं था। तो ऐसे आप थोड़े ध्यान रख सकते हो। कीटों का हमला यानी पेस्ट अटैक, मवेशी महामारी, कैटल एपिडेमिक, विषाक्त भोजन यानी फूड पॉइज़निंग आप समझ सकते हो। तो अब प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक आपदाएँ स्वतः भौतिक घटनाएँ जो तीव्र और धीमी घटनाओं के कारण हो सकती हैं। जो कि भूभौतिकी, जल विधान संबंधी, जलवायु विधान संबंधी एवं जैविक हो सकती हैं। भूकंप, अब भूकंप की बातें करते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक सतह में संरचनात्मक विकृत के कारण उत्पन्न जल से भूकंप पैदा होते हैं। पृथ्वी की सतह, ऊपरी सतह में अचानक आई दरार जमीन में कंपन पैदा करती है। इस कंपन के ताकतवर होने पर इमारतें गिर जाती हैं और जन धन की काफी हानि होती है। पृथ्वी की टूटी हुई आंतरिक प्लेटों के कारण भूकंप पैदा होते हैं। भूकंप भूस्खलन, ज्वारी लहरों, सुनामी का कारण भी होते हैं। भूकंप का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। मतलब एक तरह से ये क्वेश्चन तो वैसा नहीं, पर फिर भी समझ सकते हो। भूकंप का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है या रिएक्टर सेल इसके कैदाने इसका मापन करता है। रिएक्टर पैमाने का सबसे भयानक प्रभाव 6 या इससे अधिक देखा जा सकता है। यदि भूकंप का मुख्य केंद्र अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होता है तो समझ सकते हो एक तरह से अधिक मौतें, अधिक जख्म, अधिक घायल और अधिक विनाश का कारण बनेगा। साथ ही साथ ढांचों और भवनों का विनाश होता है। भूकंप की आधारभूत विशेषताएं निम्न सम्मिलित हैं। भूकंप का पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। ये अचानक हुई दुर्घटनाएं या वारसाई हैं। भौतिक लक्षणों और पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण भूकंप बाहुल क्षेत्रों की पहचान करना संभव। अब बात करते हैं ज्वालामुखी विस्फोट की। तो ज्वालामुखी विस्फोट तब घटित होते हैं जब एक ज्वालामुखी से लावा और गैस विसर्जित होती है। सबसे भयावह प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट पिघलती हिमस्खलन के रूप में जाना जाता है। मतलब समझ सकते हो, पिघलती हिमस्खलन के रूप में अगर कोई जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो ये सबसे भयावह प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यह तब होता है जब ताजा उगता है और मैग्मा नर्म पायरोक्लास्टिक प्रवाह होता है, जिसमें तापमान 1200 सेल्सियस होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के पायरोक्लास्टिक प्रवाह रॉक टुकड़ों से बनता है। इनका लार्वा कभी-कभी 10 किलोमीटर तक दूर और कभी-कभी आपदा स्थल से 90 किलोमीटर तक फैलता है। ऐसे दो तरीके जिसमें ज्वालामुखी आमतौर पर उगते हैं, ये विस्फोटक और प्रभावशाली विस्फोटक हैं। विस्फोट के पूर्व मोड़ में गैस की सामग्री अधिक होती है और मेगाम मोती और निर्वाचरवा होती है। सीमित दवा को अचानक रिसाव हुई होशों को मैग्मा से विस्फोटक उबालने की प्रक्रिया, मतलब एक तरह से अभी नॉर्मल समझ ले रहे हैं कि
जो लार्वा होता है कभी-कभी 10 किलोमीटर, कभी-कभी 90 किलोमीटर तक फैलता है। एक सामान्य-सी बात है कि कैसे इसका रिसाव होता है, कौन सी सबसे अधिक विस्फोट वाली जिसको पिघलती हिमस्खलन के रूप में जाना जाता है। अब अगर लैंडस्लाइड की बात की जाए या फिर भूस्खलन जो अक्सर घटनाओं में रहता है, तो एक तरह से भूस्खलन जो है एक आपदा तो है ही, साथ-साथ ये भूस्खलन का अर्थ मृदा या चट्टान के खिसकने से है, जो कि गुरुत्व द्वारा नियंत्रित हो सकती है। यह सतही और गहरी भी हो सकती है, किंतु पदार्थ का द्रव्यमान ढाल के किसी हिस्सों से या जल से भी हो सकता है। भूस्खलन का प्रयोग बृहद संदर्भों में चट्टान का अग्रगामी या पश्चगामी चाल से किया जाता है। लपा मृदा लपा, तेज बारिश, भूकंप इसके कारण होते हैं। मतलब एक तरह से समझ सकते हो, ये अपने आप में स्वतंत्र घटना के तौर पर अनुमानित इसको नहीं किया जा सकता। ये अन्य दुर्घटनाओं जैसे चक्रवात हो गया, तूफान हो गया, नदी की बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ऐसे मतलब प्रेरित होता है। अब बात करें अगर सुनामी की, सुनामी जापानी भाषा में हार्वर तरंगे को समुद्री सिस्मिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगर जापानी भाषा, क्योंकि जापान में ही ये ज़्यादातर प्रभावित करता है, इसलिए जापानी भाषा में इसे हार्बर तरंगे कहा जाता है। ये लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला या अति ऊंची तरंग दैर्ध्य गहरे महासागर में आती हैं। इसी तरह से दूसरे तह तक ये 100 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। इसका उत्पादन अक्सर अचानक हुए समुद्री तल के विस्थापन से होता है, जो कि किसी भूस्खलन, भूकंप, समुद्री जल में अचानक हुए विस्थापन के कारण हुए हों और लहरों की श्रृंखला को उत्पन्न करते हो। सुनामी